हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की बात करेंगे। द्वितीय नियम मैंने आपको बता दिया था, जहां पर हम लोगों ने बल की गणना की थी और देखा था कि बल की उत्पत्ति कैसे होती है संवेग के थ्रू, ठीक ना, संवेग के माध्यम से। यहाँ पर मैंने आपको संवेग भी बताया था और कोई बल संवेग परिवर्तन के द्वारा कैसे परिभाषित होता है, ये सब चीज़ें मैं बता दिया था और बल का मात्रक वगैरह भी बता दिया था। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गति विषयक तृतीय नियम की। इस नियम में होता क्या है कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो अगर कोई बल होता है तो बल किसी एक वस्तु द्वारा परिभाषित नहीं होता है। बल किसी एक वस्तु द्वारा परिभाषित नहीं होता है। परिभाषित नहीं होता है। परिभाषित नहीं होने का तात्पर्य यह है कि किसी एक वस्तु के संदर्भ में अगर आप बल की बात करेंगे तो बल को डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था किसी वस्तु को खींचने या धकेलने की प्रक्रिया को बल कहते हैं। तो अगर धकेलेंगे जिस वस्तु को तो एक वस्तु होगी, दूसरा धकेलने वाला होगा, दो व्यक्ति हो जाएंगे। या खींचने वाली भी प्रक्रिया होगी तो वहाँ पर क्या होगा कि कोई व्यक्ति होगा जो उस वस्तु को क्या करेगा, खींचेगा। तो यहाँ पर भी दो वस्तु होगी, एक व्यक्ति और दूसरा वस्तु। तो हमेशा जो बल होता है दो वस्तुओं के बीच ही परिभाषित होता है, ये बात मैंने बताई थी। और यहाँ पर भी हम लोग दो वस्तुओं के बीच की बात करेंगे। लेकिन न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम में ये थोड़ा सा कंक्लूजन आता है कि अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, ठीक ना, चल रहा है तो उसके अंदर मतलब उसमें उसकी गति में कितना त्वरण उत्पन्न होता है, ये जो त्वरण उत्पन्न होता है उसके पेशीय बल के कारण से उत्पन्न होता है, जहाँ पर हम बल की गणना करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि जो वस्तु होती है हमेशा किन्हीं दो वस्तु कह रहे हैं, कोई बल होता है तो हमेशा दो वस्तु के द्वारा ही परिभाषित होता है। अगर दो वस्तु के द्वारा परिभाषित होता है तो यहाँ पर हमारे पास दो निष्कर्ष कुछ इस तरीके से आता है कि मैं पहले नियम लिख देता हूँ कि किसी प्रत्येक क्रिया का, ठीक ना, मैं सीधे निष्कर्ष लिखता हूँ इसका, फिर आपको समझा एक्सप्लेन करता हूँ। प्रत्येक क्रिया का एक समान विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब आप कहेंगे क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है जो हम वर्क करते हैं, जो कार्य करते हैं वो क्रिया हो गया, और उसके विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वो प्रतिक्रिया होती है। और न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं वो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। और विपरीत दिशा में लगाती है तो यहाँ पर भी दो वस्तुओं की बात हो रही है, एक वस्तु जिस पर हम बल लगाते हैं और दूसरी वस्तु जो हमारे विरुद्ध बल लगाती है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक जो बल होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे, और जो दूसरा बल होगा वो प्रतिक्रिया होगा, जो कि इसके विपरीत दिशा में होगा। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, अगर मैं मान लेता हूँ कि नाव से कूदना, ठीक ना, नाव से कूदना, अगर कोई व्यक्ति अगर नाव से कूदता है, मैं मान लेता हूँ कि ये कोई जलाशय है, ठीक, और जलाशय ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा धरातल है, और यहाँ पर एक नाव मान लेते हैं, कुछ इस तरीके से करके नाव बना देते हैं। और इस नाव से अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, कूदता है, अगर कूदेगा तो अपना पैर पीछे करता है, जो कि वो क्रिया करता है इस नाव के ऊपर। तो नाव क्या करती है कि इसके विरुद्ध क्या करती है कि बल लगाती है इस व्यक्ति के ऊपर, और जब इस व्यक्ति के ऊपर बल लगाती है तो ये व्यक्ति कूद पाता है, ठीक ना। और जब ये व्यक्ति कूद पाता है तो नाव के द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया बल जो होगा वो प्रतिक्रिया होगा, और ये व्यक्ति इस नाव पर जो बल लगाएगा वो क्रिया होगा। और इन दोनों बलों को हम लोग नाम देते हैं क्रिया प्रतिक्रिया युग्म। क्रिया प्रतिक्रिया युग्म नाम देते हैं इस बल को, ठीक है। और क्रिया प्रतिक्रिया युग्म नाम देने से तात्पर्य क्या होता है कि युग्म का मतलब जोड़ा होता है, और एक बल और दूसरा बल, एक मतलब दो बलों का जब जोड़ा हो जाता है तो दो ही बलों की क्रिया, ये भी बल हो रहा है, प्रतिक्रिया भी बल हो रहा है, लेकिन क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, इसलिए हम लोग इसे क्रिया प्रतिक्रिया युग्म भी कहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, आप जब किस धरातल पर चलते हैं तो पृथ्वी को अपने पैरों से धकेलते हुए पाते हैं,
ठीक ना, पृथ्वी को अपने पैरों से धकेलते हुए पाते हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि जब आप चलते हैं तो अपने पैर से पीछे की तरफ धक्का लगाते हैं पृथ्वी पर, और पृथ्वी आपके ऊपर बल लगाती है, जिस कारण से आप आगे बढ़ पाते हैं। अगर इस चीज़ को आपको प्रूफ करना है तो इस नाव वाले एग्जाम्पल से प्रूफ कर सकते हैं कि पृथ्वी भी हमारे ऊपर समान प्रतिक्रिया लगाती है। अगर आपको प्रूफ करना हो तो व्यक्ति अगर नाव से कूद रहा हो, जब वो नाव से कूद रहा हो आप नाव को पीछे खींच दीजिए। अगर नाव को पीछे खींच दिया जाएगा तो होगा क्या कि नाव जो ही पीछे खींचेगी, नाव इस व्यक्ति पर प्रतिक्रिया नहीं लगा पाएगी, और नाव जब इस व्यक्ति पर प्रतिक्रिया नहीं लगा पाएगी तो व्यक्ति जलाशय में ही गिर जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा प्रूफ करेगा कि वस्तु कोई व्यक्ति है, और व्यक्ति कह रहे हैं कि जितना बल हम किसी वस्तु पर लगाते हैं वो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है। आप ये मजाक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं करिएगा, अगर जलाशय गहरा होगा तो उसके प्राण संकट में आ सकते हैं, लेकिन आप ये इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा इसको लाने का, ठीक है, थर्ड ला के इस एक्सपेरिमेंट को मैं लाने का प्रयत्न करूँगा। अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिलहाल उसके लिए कोई दूसरा तरीका अपनाया जाएगा आपको समझाने के लिए। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगले एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। आप रॉकेट देखे होंगे, रॉकेट जो होता है, रॉकेट में होता क्या चीज़ है कि कुछ इस तरीके से मैं बना देता हूँ कि ये हमारा एक रॉकेट हो गया ऐसे करके, ठीक ना, मैं इसको बना देता हूँ, ठीक ना। रॉकेट में देखेंगे जब भी कोई रॉकेट अगर प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित करने का मतलब जब उसको शुरू किया जाता है, शुरू किया उसमें ये ईंधन होता है और ये ईंधन जलता है। ईंधन जलता है तो बहुत भारी मात्रा में गैसें रिलीज होती हैं, गैसें निकलती हैं। जो गैसें निकलती हैं ये पृथ्वी के ऊपर अपना दाब डालती हैं। तो इधर क्या हो गया, क्रिया हो गया, इधर क्या हो गया, क्रिया हो गया। जब पृथ्वी इसके ऊपर क्या करती हैं, अपना बल लगाती है, गैसें अपना बल लगाती हैं पृथ्वी पर, तो क्रिया हो गया। अब जब ये गैसें पृथ्वी पर बल लगाती हैं तो पृथ्वी भी इसके विरुद्ध कार्य करती है और वो ऊपर की दिशा में एक प्रतिक्रिया बल लगाती है। और जो प्रतिक्रिया बल लगाती है वो क्या हो जाता है कि विपरीत दिशा में होता है, जिस कारण से जो रॉकेट होता है वो प्रक्षेपित आसानी से हो जाता है। तो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब मैं बात करूंगा संवेग संरक्षण के नियम की। मैंने आपको संवेग बता दिया है, ठीक ना, संवेग बता दिए। अब मैं बात करूंगा संवेग संरक्षण के नियम की। है बिल्कुल आसान, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक। मैं इरेज करता हूँ। संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण का नियम, पहले मैं नियम लिखता हूं फिर उसके प्रूफ की बात करता हूं क्या होता है, ठीक। तो संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर, अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो तो निकाय का संपूर्ण संवेग संरक्षित होता है। निकाय का संपूर्ण संवेग संरक्षित होता है। अब इसका मतलब क्या है, संरक्षित होने का मतलब कि संवेग को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही संवेग को नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। ये हमारा संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। और दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय का मतलब है कि ये वस्तु जब अगर बल की क्रिया होती है तो सदैव दो वस्तुओं के बीच होती है। अगर दो वस्तुओं के बीच होती है तो अगर वे दोनों वस्तुओं को हम निकाय के नाम से कहेंगे, ठीक है, निकाय के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। तो हम चलते हैं न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम पर ताकि हम इसका गणितीय प्रूफ देख सकें,
ठीक ना। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या था, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपान में डेल्टा टी, मैंने आपको बताया हुआ था। अगर मैं इसका इधर गुणा करा देता हूँ तो F गुणा में डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा पी। और मैंने आपको डेल्टा पी की भी वैल्यू बताया था, वो डेल्टा पी की वैल्यू क्या होती है, P2 माइनस में P1। और इधर F गुणा में डेल्टा टी, ये तो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम हो गया। इसके अलावा बात करेंगे कि बाह्य बल आरोपित न हो। यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम यही कहता है कि बाह्य बल आरोपित नहीं होना चाहिए। अगर बाह्य बल आरोपित नहीं होगा तो क्या होगा, F इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे आप बाह्य बल आरोपित न हो, बाह्य बल आरोपित नहीं होता है, मतलब अप्लाई नहीं होता है। अगर बाह्य बल आरोपित नहीं होता है तो इस अवस्था में F बराबर में 0 रखेंगे, सो आपको मिलेगा 0 इज इक्वल टू P2 माइनस में P1। P2 माइनस में P1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2, P1 इज इक्वल टू P2। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझ सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू P2 का मतलब जो संवेग प्रारंभिक संवेग था वो अंतिम संवेग के बराबर था। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करने के लिए आपको बात करूं तो आप कुछ एग्जाम्पल्स पे आप ध्यान से समझ सकते हैं। कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आप किसी को बंदूक चलाते हुए देखे होंगे, ऐसे नहीं देखे होंगे, मूवीज़ में देखे होंगे ज़्यादा तरीके से। अगर वहाँ पर आप देखे होंगे क्या होता है, जब बंदूक चलाता है कोई व्यक्ति तो बंदूक से जब गोली निकलती है, बंदूक से गोली निकलती है तो जो चलाने वाला व्यक्ति होता है वो पीछे की तरफ झुक जाता है, पीछे की तरफ थोड़ा सा खिसक जाता है, या फिर उसको पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि जो बंदूक का द्रव्यमान है वो m1 है और गोली का द्रव्यमान m2 है। बंदूक का द्रव्यमान m1 है और गोली का द्रव्यमान m2 है। इसके अलावा बंदूक को अगर गोली के साथ छोड़ा जाता है, सॉरी बंदूक करें, जब गोली चलाई जाती है तो गोली निकलती है और गोली v2 वेग से निकल जाती है। मान लेते हैं गोली जो है v2 वेग से क्या हो जाती है, निकल जाती है। और जब v2 वेग से निकलती है तो पीछे की तरफ झटका देती है, तो जो व्यक्ति को वेग प्राप्त होता है वो v1 प्राप्त होता है। अब बात ये आती है कि संवेग संरक्षण का नियम तो कहता है P1 इज इक्वल टू P2। अगर मैं इसके संवेग को बात करेंगे तो इसका P1 संवेग क्या होगा, m1 इंटू में v1 होगा। अरे भाई यही होता है द्रव्यमान गुणे वेग, वेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही संवेग कहलाता है। तो P1 इज इक्वल टू m1 इंटू v1 हो गया। यहाँ पर अगर गोली के संवेग की बात करेंगे P2 तो m2 इज इक्वल टू क्या होगा, v2, सॉरी m2, P2 इज इक्वल टू m2 v2। अगर संवेग संरक्षण के नियम की बात करेंगे तो क्या होगा आपका P1 बराबर में P2, अर्थात m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, m2 v2। या फिर इसको हम अभी कर सकते हैं mv बराबर में नियतांक, mv बराबर में नियतांक, ये हमारा संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि p इज इक्वल टू नियतांक, p इज इक्वल टू नियतांक। कहने का मतलब, थोड़ा बात को समझिएगा कि अगर वस्तु जाएगी, गोली निकलेगी, द्रव्यमान, ये दोनों चीज़ें बराबर कैसे होंगी इस चीज़ को मैं बताता हूँ। देखिए गोली का जो बंदूक का द्रव्यमान है वो m1 है, तो बंदूक का द्रव्यमान ज़्यादा होगा और जब झटका महसूस होगा तो उसका वेग कम होगा। इधर आप ध्यान समझेंगे कि गोली का जो द्रव्यमान होगा वो कम होगा लेकिन गोली का वेग ज़्यादा होगा। तो इसका द्रव्यमान कम है लेकिन वेग ज़्यादा है, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो वेग कम है। अगर इन दोनों का संवेग की बात करेंगे तो दोनों क्या होते हैं, इक्वली होते हैं, जो संवेग संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। तो यहाँ पर ये रहा संवेग संरक्षण का नियम। इसके अलावा और भी बात की जाती है दो वस्तुओं के संघट्ट होने का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा मैं उसको इरेज कर देता हूँ। संघट्ट का मतलब ये होता है कि दो वस्तुएं हैं, एक मैं मान लेता हूँ कि एक वस्तु आपकी A है, एक वस्तु A है, इसका द्रव्यमान m1 है और ये u1 वेग से गतिमान है। जो दूसरी वस्तु है वो आपकी B है, इसका द्रव्यमान m2 है और यह u2 वेग से गतिमान है। बात करेंगे ये जो दोनों वस्तु हैं टकरा जाती हैं, जा करके टकरा जाती हैं तो द्रव्यमान तो उनका बदलता नहीं है, m1 और m2 रहता है। ये है टकराने के पहले, ये है टकराने के समय। इसके बाद जब ये टकराती हैं तो इसका जो द्रव्यमान है, जो A वस्तु है इसका द्रव्यमान m1 है, टकराने के बाद इसका वेग बदल जाता है, इसका वेग v1 हो जाता है। और जो दूसरी वस्तु B है इसका द्रव्यमान m2 है और टकराने के बाद इसका वेग v2 हो जाता है।
ठीक है, आप समझिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टकराने से पहले, टकराने से पहले। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टकराने के समय, टकराने के समय। और यहाँ पर लिख देता हूँ टकराने के बाद, टकराने के बाद। यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन मिल रही है, और 3 कंडीशन में वेग और द्रव्यमान की तुलना किया जाए तो केवल 2 कंडीशन में मिलती है, एक टकराने से पहले, दूसरा टकराने के बाद। यहाँ पर भी वस्तु का निकाय बन रहा है। निकाय का मतलब ये दोनों वस्तु एक दिशा में जा रही हैं और टकरा जाती हैं, और टकराने के बाद इनका वेग बदल जाता है, और जब यहाँ पे टकरा रही है तो निकाय का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर वेग बदल जा रहे हैं। तो संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि अगर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होगा तो निकाय का संपूर्ण संवेग संरक्षित रहता है। उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, टकराने से पहले का कुल संवेग, टकराने से पहले का कुल संवेग बराबर होगा टकराने के बाद का कुल संवेग, टकराने के बाद का कुल संवेग। अगर ये इक्वल रहता है, बराबर रहता है, तो टकराने से पहले वस्तु का जो संवेग होगा, देखिए इधर पहली वस्तु का जो संवेग होगा वो m1u1 होगा, द्रव्यमान गुणा वेग। इसके अलावा कुल संवेग की बात की जाए दूसरी वस्तु का भी संवेग ऐड होगा, सो m2 इंटू में u2 होगा। ये ऑलवेज हमेशा इक्वल होगा, हमेशा बराबर होगा। संग टकराने के बाद, यानी संघट हम लोग बोलते हैं, टकराना, यहाँ पे कॉलिजन संघट, ठीक ना। तो टकराने के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है, अर्थात m1v1 प्लस में m2v2। तो ये आपका नियम बन जाता है अगर 2 वस्तु टकरा रही हों तो आई होप कि आपको संवेग संरक्षण का नियम समझ में आया होगा। मैंने दोनों कंडीशन ली कि एक वस्तु, जैसे अगर निकाय की बात करेंगे, बंदूक से गोली चलने वाली, तो उस पर काफ़ी सारा न्यूमेरिकल्स आता है, इस पर भी न्यूमेरिकल्स आता है। बट अगर दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे इस चैप्टर में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके साथ आपको हर चीज़ अपने दिमाग में सेट करके चलनी होगी कि बल का मात्रक क्या है, त्वरण का मात्रक क्या है, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर मतलब संवेग और बल के मात्रक की बात करेंगे, उसमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। अगर आपको एग्जामिनर दे देता है पूछने के लिए तो एक थोड़े से अंतर से आप मिसलीड हो सकते हैं। तो कीप रीडिंग, पढ़ते रहिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।